प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th का सिविक्स का सेकंड लेसन भारतीय संविधान में अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिए हैं, इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनका अध्ययन करेंगे। जो हमारे संविधान में जो मूल अधिकार हैं हमारे, ये जो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। सबसे पहले मूल अधिकार क्या हैं, क्या ये जो मूल अधिकार हमें मिले हैं, मूल अधिकार क्या होते हैं। मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिनके अंतर्गत नागरिकों के आधारभूत मूल्यों का निरूपण करने और व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करने तथा एक ऐसी दशाएं उत्पन्न करने के लिए हैं जिनमें व्यक्ति अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करे, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ये अधिकार ही हैं जो मानव को पशु समाज से अलग करते हैं। यदि अधिकार नहीं हो मानव के पास में, तो मानव और पशु में कोई अंतर नहीं रहेगा। व्यक्ति के विकास के लिए अधिकार आवश्यक हैं। यदि अधिकार नहीं होंगे तो किसी भी व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति संप्रभु हैं, उनके अनुसार संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश करने का उद्देश्य नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं सुरक्षा प्रदान करना है। अब मूल अधिकार कितने हैं? जो भारतीय संविधान बना था हमारा, उस समय 7 मूल अधिकार थे। जब हमारा संविधान बना था उस समय संविधान के द्वारा अपने नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए। लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का जो अधिकार था, उस अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब संविधान द्वारा वर्तमान में 6 मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। इन 6 अधिकारों में सबसे पहला जो अधिकार है वो समानता का अधिकार। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक बताया गया है। इसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक बताया गया है। तीसरा शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक इसका जिक्र है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक बताया गया है। पांचवा संपत्ति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक बताया गया है। छठवां जो अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में इसका जिक्र है। सबसे पहले हमारे सामने समानता का अधिकार। ये हम पढ़ी चुके हैं, 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद में बताया गया है। और समानता में सबसे पहला जो है कानून के समक्ष समानता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता अथवा कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसका अर्थ ये है कि कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान हैं। राज्य किसी भी आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे संप्रदाय के आधार पर हो, संपत्ति के आधार पर हो। राज्य किसी भी भेदभाव के बिना
सभी को कानून में समानता के रूप में देखेगा। अब इसमें समानता का अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य किसी वंश का, धर्म का, जाति अथवा जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों से कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होंगे। प्रत्येक नागरिकों को दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घरों, सड़कों, पार्कों, सार्वजनिक जगह पर जाने से कोई रोकेगा नहीं। उनके साथ किसी भी आधार का भेदभाव नहीं होगा। तीसरा है हमारा सरकारी नौकरियों के लिए अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी प्राप्त करने का समान अधिकार होगा। उनके धर्म के आधार पर, उनके वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, उनके स्थान के आधार पर सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं होगा। यहाँ थोड़ा अपवाद ये है कि राज्य ने कुछ स्थान जो पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, उनके लिए नौकरियों में रिजर्व किए हैं। अब छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद संविधान के अनुसार अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध माना गया है। यदि कोई छुआछूत फैलाता है तो वो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। उपाधियों का अंत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार सेना अथवा शिक्षा संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त राज्य कोई भी अन्य उपाधि नहीं प्रदान करेगा। भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना विदेश से कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता। लेकिन यह अपवाद है, जो भारत सरकार खुद जो उपाधियां दे रही हैं, जैसे भारत रत्न है, पद्म भूषण है और पद्मश्री, ये उपाधियां भारत सरकार प्रदान कर सकती है। हमारा जो दूसरा अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सबसे पहला जो अधिकार है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार हमारे जो सभी नागरिक हैं उन्हें विचार व्यक्त करने, भाषण देने की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। इसके अंतर्गत वे जो है समाचार माध्यमों से, समाचार पत्रों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इसके साथ उन्हें कुछ प्रतिबंध लगाए गए। उसमें राज्य के विरुद्ध अपमानजनक लेख लिखने, अपने विचार व्यक्त करने, शिष्टाचार अथवा सदाचार पर आघात, न्यायालय का अपमान, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रता और सार्वजनिक हित में इस स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध अवश्य लग सकते हैं। इसी के अंदर दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा निशस्त्र एवं शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार नागरिकों को बिना अस्त्र के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार प्राप्त है। राज्य सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इस अधिकार का प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकता है। तीसरा हमारा है समुदाय तथा संघ निर्माण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के अनुसार भारतीय नागरिकों को समुदाय एवं संघ के गठन करने का अधिकार प्राप्त है। सार्वजनिक सुरक्षा तथा नैतिकता के हित में राज्य इस स्वतंत्रता के प्रयोग पर भी उचित प्रतिबंध लगाना चाहे तो वो लगा सकता है। भ्रमण की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार भारतीय नागरिक जो है अपने सभी नागरिकों को जो भारत क्षेत्र में बिना किसी अधिकार पत्र के भ्रमण की स्वतंत्रता प्राप्त है। उन्हें निवास की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के अनुसार ही सभी नागरिक जो भारतीय हैं उन्हें भारत की राज्य क्षेत्र में
निवास करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। राज्य भ्रमण तथा निवास की स्वतंत्रता पर सामान्य जनता, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के हित में कुछ प्रतिबंध लगाना चाहे राज्य तो लगा सकता है। व्यवसाय की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के अनुसार जो भारत के नागरिक हैं अपनी आजीविका के लिए कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, परंतु राज्य कुछ व्यवसायों के संबंध में आवश्यक जो है योग्यता निर्धारित कर सकता है। व्यवसाय के संबंध में आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो है उसके जो पिताजी व्यवसाय करता है वही बच्चा करेगा, उसका पुत्र या पुत्री करेगा। अपनी योग्यता के हिसाब से जो वो व्यवसाय करना चाहे, जिस व्यवसाय में उसकी रुचि है, वो कोई व्यवसाय कर सकता है। इसमें ही आगे आ जाता है अपराध के दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति अपराध के लिए उस समय तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक अपराध के समय में लागू कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को एक अपराध के लिए केवल एक बार ही दंडित किया जाएगा तथा किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। इसी में आया जाता व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, जीवन की सुरक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा शारीरिक स्वतंत्रता की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। आपातकाल में भी व्यक्ति इस अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। व्यक्ति के इस अधिकार को प्रतिबंध आपातकाल में भी नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21(a) के अनुसार 6 से लेकर 14 साल तक बच्चों के लिए प्रारंभिक और अनिवार्य शिक्षा के लिए राज्य ने घोषणा की है कि 6 से लेकर 14 साल तक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य प्राप्त कराएगा। इसमें लास्ट जो पॉइंट है हमारा बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। संविधान का जो अनुच्छेद 22 उसके अनुसार बंदी बनाए जाने वाले नागरिक को कुछ संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए बंदी गृह में नहीं रखा जा सकता। उसे अपने बचाव के लिए प्रबंध करने तथा वकील से परामर्श करने का अधिकार प्राप्त है। उसे बंदी बनाए जाने के 24 घंटे के भीतर न्यायालय तक जाने 24 घंटे के भीतर इसे बंदी गृह से जहाँ वो बंदी है वहाँ से लेकर न्यायालय तक जाने का समय सम्मिलित नहीं है। निकट न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। न्यायाधीश है 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होगा। तीसरा अधिकार जो है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 में इसकी व्यवस्था की गई है। इस के अनुसार कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता है। उसमें जो बातें बताई गई हैं उसमें पहला जो है हमारा पॉइंट है मनुष्य को के क्रय विक्रय पर रोक। अनुच्छेद 23 के अनुसार मनुष्य के क्रय विक्रय का अंत कर दिया गया है। यदि कोई इस तरह क्रय विक्रय में भागीदार पाया गया तो उसके खिलाफ राज्य कठोर कार्रवाई करेगा। दूसरा इसमें आ जाता है बेगार का अंत। भारतीय संविधान के 23 के अनुसार बेगारी तथा जबरदस्ती काम लेने पर को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। किसी को जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति से काम नहीं कराया जा सकता। इसमें नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट बाल श्रमिक कार्य पर निषेध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में यह व्यवस्था की गई है कि 14 साल से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में या जोखिम के कार्य में नहीं लगाया जा सकता। आपने देखा होगा कि फैक्ट्रियों के बाहर लिखा भी रहता है कि यहाँ पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कार्य नहीं दिया जाएगा या नौकरी पर नहीं लिया जाएगा। चौथा पॉइंट हमारा आ जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये
अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसमें जिक्र है इसका। इसके अंतर्गत जो है सबसे पहला है हमारा पॉइंट अंतःकरण की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 के अनुसार राज्य अपने नागरिकों को अंतःकरण के अनुसार अपने धर्म मानने, उसका अनुसरण करने और प्रचार का उसे अधिकार होगा। मतलब जो उसकी इच्छा है, जिस धर्म का में उसकी आस्था है, वो अपने उस धर्म के अनुसार रह सकता है, उसे पालन कर सकता है। और यदि एक धर्म में उसका विश्वास नहीं है, दूसरा धर्म यदि ग्रहण करना चाहे तो वो दूसरा धर्म, अपना धर्म त्याग कर दूसरा धर्म ग्रहण कर सकता है। इसमें राज्य उसे बाध्य नहीं करेगा। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा सभी नागरिकों को धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना करने तथा उसका पोषण करने, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने, धार्मिक संस्थाओं द्वारा चल एवं अचल संपत्ति अर्जित करने तथा राज्य के कानून के अनुसार प्रबंध करने का उसे अधिकार प्राप्त होगा। नेक्स्ट है धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन के लिए निश्चित जो धन है उस पर कर से उसे भुगतान से छूट मिलेगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए कर देने के लिए विवश अथवा बाध्य नहीं किया सकता। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राजकीय धन से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा मान्यता एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके बाद हमारा 5वां पॉइंट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में इसका जिक्र किया गया है। इसमें हमारा जो 5वां अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये अनुच्छेद 29 और 30 में हमने पढ़ा कि इसमें जिक्र है। अनुच्छेद 29 और 30 में इस अधिकार के अनुसार नागरिकों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उसमें पहला अधिकार है भाषा, लिपि एवं संस्कृति की सुरक्षा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के द्वारा नागरिकों को प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, संस्कृति अथवा लिपि को सुरक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति अथवा भाषा के आधार पर राजकीय या सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा है हमारा इसमें अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। अनुच्छेद 30 के अनुसार भाषा अथवा धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने तथा उनके प्रशासन का अधिकार प्राप्त है। राज्य शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में धर्म अथवा भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद हमारा 6वां और लास्ट जो अधिकार है, बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये अनुच्छेद 32 में इसका जिक्र किया गया है। ये जो अधिकार है इसमें नागरिकों को अपने मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय की शरण में जाने के बारे में बताया गया है। यदि किसी नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा होती है
तो उन अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में वो शरण ले सकता है। इस अधिकार के महत्व के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने उस समय ये कहा था, यदि कोई मुझसे पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान जो शून्य हो जाएगा, तो अनुच्छेद 32 को छोड़कर मैं और किसी अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह तो संविधान का हृदय तथा आत्मा है। इस संविधान को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है। यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में व्यक्ति जा सकता है, नागरिक जा सकता है, और अधिकारों की रक्षा के लिए जो न्यायालय आदेश जारी करते हैं वो आदेश हैं, सबसे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता हेतु यह लेख बहुत महत्वपूर्ण है। यह लेख बंदी बनाए गए व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है। इस आदेश के द्वारा न्यायालय बंदी बनाए जाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार करके नज़रबंदी की वैधता पर निर्णय दे सके। यदि नज़रबंदी अवैध है तो न्यायालय बंदी को तुरंत मुक्त करने का आदेश दे देता है। इसके बाद इसमें दूसरा आ जाता है परमादेश। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता तो न्यायालय परमादेश का लेख जारी कर पदाधिकारी को अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दे सकता है। तीसरा है प्रतिषेध। यह आदेश जो है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को किसी मुकदमे की कार्रवाई को स्थगित करने के लिए दिया जाता है। इस लेख द्वारा उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे उन कार्यों को करना बंद कर दें जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। चौथा है इसमें उत्प्रेक्षा। इस आदेश द्वारा किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिससे वे अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपयोग न कर सके। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों से किसी मुकदमे के विषय में सूचनाएं अथवा कागजात मंगा सकता है। पांचवा पॉइंट है इसमें हमारा अधिकार परीक्षा। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से पद प्राप्त कर लेता है तो न्यायालय इस आदेश द्वारा उसे पद ग्रहण करने से रोक सकता है। अब मूल अधिकारों की आलोचना। मूल अधिकारों की जो आलोचना करने वाले आलोचक कहते हैं, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के स्पष्ट शब्द नहीं है। इस पर वकीलों की व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। उदाहरण के लिए उचित प्रतिबंध का अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया है। इस अस्पष्टता के कारण अधिकारों की प्रकृति समझने में हमें न्यायालयों की शरण लेनी पड़ती है। दूसरा पॉइंट इसमें कहा गया है, मौलिक अधिकारों पर सीमाएं लगाई गई हैं, इसलिए यह कहा जाता है कि ये एक हाथ से देता है तो दूसरे हाथ से छीन लेता है। आपातकाल में तो ये समाप्ति, मतलब जो मूल अधिकार है वो आपातकाल में समाप्त भी हो सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट कहा जाता है कि मौलिक अधिकारों की अस्पष्टता के कारण संसद और न्यायपालिका के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संसद द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता। यहाँ थोड़ा हम बताना चाहेंगे कि संसद द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर न्यायपालिका दोबारा विचार कर सकती है और उन्हें रद्द भी कर सकती है। इसी प्रकार न्यायपालिका द्वारा
दिए गए निर्णय को संविधान संशोधन द्वारा संसद समाप्त कर देती है तथा दोनों के मध्य विवाद चलता रहता है। ये हमारे जो है मूल अधिकार हो गए। नीति निषेध तत्व। नीति निषेध तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के निषेध तत्वों का वर्णन किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। अब नीति निषेध तत्वों का अर्थ क्या होता है? राज्य के नीति निषेध तत्व ऐसे सिद्धांत हैं जो आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में मानव के उन्नत एवं सुखी जीवन के आधार हैं। भारत में धार्मिक तथा सामाजिक कल्याण की स्थापना हेतु संविधान निर्माताओं द्वारा नीति निषेध तत्वों की व्यवस्था की गई है। नीति निषेध तत्व उन आदर्शों की व्याख्या करते हैं जिनके आधार पर भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय को प्राप्त करके सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। नीति निषेध तत्व के आधार पर ही राज्य अपनी नीतियों का निर्धारण करता है। अब नीति निषेध तत्वों की परिभाषा, इसमें AP शर्मा का जो कथन है, ये सिद्धांत उन लक्ष्यों को निर्देशित करते हैं जिनकी प्राप्ति हेतु विधायिका तथा कार्यपालिका को अपनी नीतियों का संचालन करना चाहिए। LG खांडेकर के अनुसार ये सिद्धांत वे आदर्श हैं जिनकी पूर्ति का सरकार प्रयत्न करेगी, अर्थात ये सिद्धांत वैधानिक न होकर आदर्शात्मक है। अब नीति निषेध तत्वों का स्वरूप। हमने पढ़ा ही अभी कि संविधान में जो नीति निषेध तत्व हैं आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के जो नीति निषेध तत्व हैं के स्वरूप अथवा प्रकृति के संबंध में अनुच्छेद 37 में स्पष्ट कहा गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकती, परंतु तो भी उनमें दिए गए तत्व देश के शासन के मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य है। मीन्स राज्य ये जो नीति निषेध तत्व हैं इनके पीछे कानूनी शक्ति नहीं, ये सरकार को एक एडवाइस करने के लिए हैं कि सरकार को जनता के कल्याण के लिए क्या क्या योजना बनानी चाहिए। तो सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता इन सबको लागू करने के लिए। ये एक नैतिक सिद्धांत है। अब संविधान में जो वर्णित हैं नीति निषेध तत्व कौन कौन से? सबसे पहला हम देखते हैं आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निषेध तत्व। इसमें जो पॉइंट आ जाते हैं, सबसे पहला है राज्य सभी महिलाओं तथा पुरुषों को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। राज्य महिला और पुरुष दोनों को जो है समान रूप से जीविका चलाने के लिए प्रयास करेगा। दूसरा है राज्य भौतिक साधनों के स्थायित्व तथा नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके, अधिक से अधिक लोगों का हित हो सके जो साधन है उनके द्वारा। तीसरा जाता है राज्य सार्वजनिक हित के लिए संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों के अनुचित केंद्रीकरण को रोकेगा। चौथा पॉइंट है इसमें राज्य प्रत्येक महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराएगा। जितना पुरुषों को वेतन मिलता है उसी काम के लिए महिला को भी उतना ही वेतन मिलेगा। पांचवा है राज्य श्रमिक महिलाओं और पुरुषों के स्वास्थ्य, शक्ति तथा बालकों के सुकुमार अवस्था के दुरुपयोग को रोकेगा। छठवां है इसमें राज्य बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराएगा और उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति प्राप्त होगी तथा बच्चों और युवकों की शोषण तथा भौतिक अथवा
नैतिक परित्याग से रक्षा हो सकेगी। 7वां पॉइंट है इसमें, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि व्यक्ति को अपनी अनुकूल अवस्था में कार्य करना पड़े तथा महिलाओं को प्रसूतावस्था में कार्य न करना पड़े। तो व्यक्ति का स्वास्थ्य और उसकी अवस्था सही हो तभी व्यक्ति काम कर सकेगा। इसमें महिलाओं के लिए भी कहा कि जो प्रसूतावस्था है उसमें न काम करना पड़े। इसलिए देखा होगा आप लोगों ने कि सरकारी डिपार्टमेंट में सभी में मैटरनिटी लीव दी जाती है, जिसमें सरकार उस लीव का कोई जो है पैसा नहीं काटती। 8वां पॉइंट है, राज्य अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की स्थिति के अनुसार सभी व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा तथा बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अपंगहीनता इत्यादि दशाओं में सहायता करेगा। 9वां पॉइंट है, राज्य कृषि एवं उद्योग में लगे हुए श्रमिकों के जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त वेतन प्रदान करने के लिए का प्रयास करेगा, जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, वे अवकाश के समय का सदुपयोग कर सकें तथा उनको सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के अवसर प्राप्त हो सके। आपने देखा होगा कि इस समय कोविड-19 जो बीमारी चल रही है, इस समय भारत सरकार ने देश के नागरिकों की सुविधा के लिए, उनकी देखभाल के लिए 20 लाख करोड़ का एक बजट सैंक्शन किया है, जिससे उन्हें कोई परेशानी न हो। इसके अलावा सरकार ने फ्री राशन की व्यवस्था की है। हर देश की सरकारें कर रही हैं। तो ये क्या है, ये जो है नीति निषेध तत्व के अंतर्गत ही है कि जनता के कल्याण के लिए सब सरकारें अपना ध्यान दे रही हैं। इसमें भारत सरकार भी देख रही है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा इसमें, राज्य गांवों के व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देगा। 11वां पॉइंट है, राज्य वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन करने का प्रयत्न करेगा। 12वां पॉइंट है इसमें, राज्य पशुपालन की आधुनिक प्रणालियों का प्रचलन करेगा। इस संबंध में गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं को नस्ल सुधारने और उनके वध रोकने के लिए विशेष कदम उठाएगा। 12वां पॉइंट है 13वां पॉइंट, राज्य औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी के लिए उचित कदम उठाएगा। अगला पॉइंट है, राज्य कमजोर वर्गों के निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा, जिससे व्यक्ति न्याय प्राप्ति से वंचित न रहे। ये आपने देखा हुआ कि राज्य जो है वकील भी उपलब्ध कराता है। राज्य आय की असमानता को कम से कम करने का प्रयास करेगा तथा उनके सामाजिक स्तर पर सुविधाओं और अवसर संबंधी भेदभाव को भी न्यूनतम करने का प्रयत्न करेगा। इसके बाद जो हमारा इसमें दूसरा पॉइंट है, सामाजिक हित संबंधी नेतृत्व। इसमें आ जाता है पहला पॉइंट हमारा, राज्य जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारने का प्रयास करेगा तथा औषधि के रूप में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों के प्रयोग पर रोक लगाएगा। आपने देखा है कि हर सरकारें इस संबंध में कार्य भी करती हैं। नशीली जो पदार्थ हैं, नशीली दवाइयाँ हैं, कोकीन, अफीम, चरस, गांजा, इन सब पर रोक सरकार ने लगा रखी है। यदि कोई बेचता हुआ पाया गया तो वो दंडनीय अपराध है, उसके अनुसार
अपराध के अनुसार इस पर कार्य किया जाएगा। तो ये जनता के स्वास्थ्य के लिए है कि जनता इन मादक पदार्थों का सेवन करके अपना स्वास्थ्य खराब ना करे। दूसरा इसमें राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा करेगा तथा सभी प्रकार से उनके शोषण से रक्षा करेगा। ये आपने देखा है कि हमारे यहाँ भी जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, कमजोर वर्ग हैं, उनके लिए संविधान में भी विशेष व्याख्या की गई है, विशेष जो व्यवस्था की गई है, और हर जो सरकारें हैं उनकी रक्षा के लिए भी कार्य कर रही है। नौकरियों में उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद उन्हें जो स्कूलों में प्रवेश के समय भी विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं, उसी के अंतर्गत आ जाती है। इसके बाद तीसरा इसमें है न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी निहित। इसमें पहला पॉइंट है राज्य सभी नागरिकों के समान कानून बनाएगा जिससे न्याय की प्राप्ति हो सके तथा अपनी सेवाओं में राज्य न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने का प्रयास करेगा। तो न्यायपालिका अपना कार्य करे, कार्यपालिका अपना कार्य करे। दूसरा इसमें राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष की अवधि में 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। भारत का जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ है, 2002 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया है। उसके स्थान पर अंकित किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए स्वास्थ्य व शिक्षा का प्रावधान करना राज्य का दायित्व होगा। तीसरा पॉइंट है राज्य लोकतांत्रिक भावना के विकास के लिए गांव में ग्राम पंचायतों का गठन करेगा तथा उन्हें इतने अधिकार प्रदान करेगा कि वे स्वायत्त शासी इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। चौथा पॉइंट आ जाता है हमारा इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं की रक्षा संबंधी तत्व। जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, हमारे राष्ट्रीय जो धरोहर हैं, उनकी राज्य रक्षा करेगा, उन्हें नष्ट होने से बचाएगा, उन्हें क्रय विक्रय करने से बचाएगा, उनके निर्यात करने से उन्हें रोकेगा। इसके बाद पांचवा पॉइंट है पर्यावरण तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा संबंधी तत्व। 42वां संविधान संशोधन 1976 में कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण की रक्षा करेगा, उनके संवर्धन का प्रयत्न करेगा तथा वनों और अन्य वनों के जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा। छठवां जो है इसमें पॉइंट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी तत्व। भारत का आदर्श वसुधैव कुटुंबकम तथा जियो और जीने दो में कहा गया है। इसके अनुसार ही संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य को जो निर्देश दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि का प्रयास करेगा। दूसरा इसमें कहा गया राज्य राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करेगा। तीसरा पॉइंट इसमें कहा गया है राज्य राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति सम्मान की भावना रखेगा। चौथा पॉइंट कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता तथा सुलझाने की व्यवस्था को प्रोत्साहित करेगा। अब इन नीति निहित तत्वों की आलोचना की जाती है। आलोचना में आलोचक कहते हैं वो अपने आलोचना में कहते हैं सबसे पहला जो कहते हैं कि ये अतार्किक हैं और अस्पष्ट। इसमें क्रमबद्धता का अभाव है। उसमें एक ही बात को बार बार दोहराया गया है, जैसे प्राचीन स्मारकों की रक्षा का प्रश्न आर्थिक और सामाजिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिला दिया गया। दूसरा कहते हैं कि इसमें वैधानिक शक्ति का अभाव है। इसमें इसके प्रति इसमें जो है कानून शक्ति इसमें नहीं है। यदि राज्य इसकी संरक्षण नहीं करता है तो न्यायालय में से चैलेंज नहीं किया जा सकता। तीसरा इसमें कहा जाता है कि एक प्रभुत्व संपन्न राज्य में अस्वभाव है।
आलोचकों के अनुसार एक प्रभुत्व संपन्न राज्य में इन सिद्धांतों को अपनाना अस्वाभाविक ही लगता है। एक उच्च सत्ता अधीनस्थ सत्ता को आदेश दे सकती है, परंतु एक प्रभुत्व संपन्न राज्य को आदेश दिया जाना जो है अस्वाभाविक हमें प्रतीत लगता है। ये अव्यवहारिक और अनुचित है। इसमें कहा गया है कि आलोचक कहते हैं कि यदि राज्य मद्य निषेध को लागू करता है, यदि उसमें कहा गया कि अभी हमने पढ़ा था कि राज्य जो है अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जो नशीली जो वस्तुएं हैं, मादक वस्तुएं हैं, उनकी रोक पर प्रयास उन्हें रोक लगाने का प्रयास करेगा, रोक लगाएगा उन पर। तो यदि हमने शराबबंदी कर दी तो राज्य सरकार को जो इतना ज़बरदस्त टैक्स मिलता है तो उस टैक्स पर रोक लग जाएगी। सरकार की इससे विकास योजनाओं पर रोक लगेगी। आपने देखा होगा कोविड-19 में भी जहाँ सोशल डिस्टेंस की बात की जा रही है, वहाँ भी सरकार ने शराब के ठेके दोबारा फिर खोल दिए हैं, जिससे करोड़ों रुपए का राजस्व हमें देखने को मिल रहा है कि प्रतिदिन करोड़ों रुपए का राजस्व सरकार को मिल रहा है। तो ये भी हमें पूर्णतः अव्यवहारिक और अनुचित ही मालूम पड़ता है। संवैधानिक गतिरोध की आशंका। नीति निषेध तत्व के सिद्धांत को आलोचक कहते हैं कि ये तत्व भारतीय संविधान में गतिरोध उत्पन्न कर सकते हैं। यदि शासन के औपचारिक प्रधान जो राष्ट्रपति है तथा वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री है, उनके बीच मतभेद उत्पन्न हो जाए तो संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो सकता है, जो संस्थात्मक प्रजातंत्र के लिए हानिकारक। इसके बाद इसमें कहा गया पूर्ण करने हेतु समय सीमा का निर्धारित नहीं है कि ये राज्य के नीति निर्धारित तत्व एक खोखले वायदे हैं, इन्हें पूरा करने के लिए कोई निश्चित समय की व्यवस्था नहीं की गई। पिछड़ेपन का गोता। इस नीति निर्धारित तत्व हैं, उनके अध्ययन करने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि पिछड़ेपन का आभास होता है, क्योंकि ये जो आयरलैंड के संविधान से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लिए गए थे, जबकि हमारे पास आज भी आदर्श हैं तथा भारतीय संविधान में आज भी ये पूर्णवत सुशोभित है। अब मूल कर्तव्य। जिस प्रकार से हर नागरिक राज्य से अपेक्षा करता है कि राज्य को चाहिए कि नागरिकों को मूल कर्तव्य दे संविधान के द्वारा, उसी प्रकार से ये एक राज्य भी अपेक्षा करता है कि नागरिक भी राज्य के लिए कुछ करें। नागरिकों का भी कर्तव्य है कि राज्य के लिए वो सारे कार्य करें जिनसे राज्य का उत्थान हो सके, राज्य एक समृद्धशाली राज्य बन सके। जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, उस समय भारतीय मूल संविधान में इन मूल कर्तव्यों की व्याख्या नहीं थी, लेकिन 1976 में संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। इस समय भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। सबसे पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना। संविधान राज्य का सर्वोच्च कानून होता है, इसी के अनुरूप राज्य का प्रबंध चलाया, संविधान के द्वारा ही राज्य का प्रबंध चलाया जाता है। भारत के संविधान में व्यक्ति और राज्य के संबंध निश्चित किए गए हैं। प्रत्येक नागरिक का यह पुनीत कर्तव्य है कि संविधान का पालन करे। इसी प्रकार राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, हमारे देश की अमूल्य निधि हैं, उनका हर नागरिक जो है सम्मान करे। यह देखा जाता है कि कई बार भारत के नागरिक इसका सम्मान नहीं करते हैं। वे ये नहीं जानते कि इन चिन्हों को प्राप्त करने के लिए हमारे जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने कितना त्याग और बलिदान दिया।
ये हमारी स्वतंत्रता के चिन्ह हैं। इनका आदर और सम्मान करना हर भारतीय का कर्तव्य है। दूसरा पॉइंट है हमारा स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहन देने वाले आदर्शों का सम्मान। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो हमें स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता प्राप्त हुई, स्वतंत्रता ये जो है आंदोलन के द्वारा, ये संघर्ष जो है कुछ विशेष आदर्शों पर आधारित था, जैसे कि संवैधानिक साधनों में आस्था, पारस्परिक सहयोग एवं प्रेम को प्रोत्साहन देना, जाति धर्म रंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न करना, अहिंसा आस्था में विश्वास रखना, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना। स्वतंत्रता के पश्चात हमें उन आदर्शों को उतनी ही आवश्यकता है जितनी स्वतंत्रता के प्राप्ति से पहले थी। इसलिए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों में यह व्यवस्था की गई है कि स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में हम संजोए रखें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत की प्रभुसत्ता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना। भारत हमारा एक विशाल देश है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक है। इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी देश एक है। रंग अलग है, रूप अलग है, भाषा अलग है, फिर भी हमारा जो देश है वो एकता के सूत्र में जुड़ा हुआ है। लेकिन हमें दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश में अभी भी कुछ ऐसी दुष्ट ताकतें हैं तो देश की अखंडता को तोड़ने का प्रयास करते रहते हैं। हम देखते हैं कि जरा से कुछ छोटी छोटी बातों पर ही ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ठीक है, कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह की जो है हमें भाषा बोलने वाले भी दुष्ट दिखाई देते हैं। तो हमें चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। तो भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के हम प्रयास करें और ऐसी जो दुष्ट ताकतें हैं उन ताकतों की बातों में न आए और देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए पूरा प्रयास करें। फिर चौथा पॉइंट है हमारा देश की रक्षा करना तथा आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करना। देश की रक्षा करना हमारा एक मूल कर्तव्य है और देश ने हमें इतना सब कुछ दिया है तो हमें भी ये हमारा भी मूल कर्तव्य है, हमारा एक कर्तव्य है कि जब देश को हमारी आवश्यकता पड़े तो हमें देश के लिए सब कुछ जो है त्यागने के लिए, सब कुछ बलिदान करने के से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। पांचवा पॉइंट है हमारा भारतीयों में पारस्परिक भ्रातृत्व की भावनाएं विकसित करना। हमें राष्ट्र में लोगों के साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए जैसा कि जो है भाई भाई की तरह, चाहे कितने भी धर्म हों, कितनी भी जातियां हों, लेकिन हमें आपस में मिलजुल कर आपसी प्रेम भावना से रहना चाहिए और किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। छठवां पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय विरासत एवं समृद्ध संस्कृति का संरक्षण करना। हमारी जो विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो धरोहर हैं, उन्हें हमें सहेज के रखना चाहिए। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि हम जो है हमारी जो धरोहर है, संस्कृति है, हम उसकी तरफ से मुंह मोड़ रहे हैं और पश्चिमी जो संस्कृति है उसकी तरफ हम जो है हमारा झुकाव बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 12 तारीख को की शाम को जो देश राष्ट्र को संबोधन किया उसमें भी जो देसी प्रोडक्ट हैं, देसी वस्तुएं हैं, स्वदेशी वस्तुएं हैं, उनका जो है पालन करने के लिए नागरिकों से अपील की है, जिससे हमारे जो है स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। अगला पॉइंट है हमारा प्राकृतिक साधनों, प्राकृतिक वातावरण एवं
वन्य जीवों का संवर्धन तथा उनके प्रति दया। हमारे जो भारत एक जो है धनी देश है, यहाँ पर वन, नदियाँ, झीलें इत्यादि का बहुमूल्य कोष हमें चाहिए कि इस धरोहर की रक्षा करें। तो जीव जंतु हैं उनकी प्रति दया की भावना रखें। ये हम देख रहे हैं कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, सभी लोग घरों में हैं, तो हमारी जो नदियाँ हैं, नदियाँ काफ़ी स्वच्छ हो चुकी हैं। गंगा, यमुना, गंगा का जो जल है कई जगह पीने लायक हो चुका है। जो हम अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद भी सफाई व्यवस्था जो हम नहीं कर पाए, अपनी नदियों को साफ नहीं कर पाए, इस लॉकडाउन ने साफ कर दी। तो ये जो गंदगी फैल रही है नदियों में, वो प्राकृतिक गंदगी नहीं है, प्रकृति गंदगी नहीं फैला रही है। ये जो है गंदगी जो फैलाने में देश के नागरिकों का ही के द्वारा ही गंदगी हो रही है। तो हमें ये चाहिए कि अपनी नदी, अपने जो प्राकृतिक जो संसाधन हैं, नदियाँ हैं, झीलें, तालाब, इन सभी को जो है स्वच्छ रखें, पर्यावरण को भी स्वच्छ रखें। 8वां पॉइंट है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा सुधार की भावना को विकसित करना। हमारा जो दृष्टिकोण है वो शिक्षित होना चाहिए। हम अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं, अंधविश्वासी हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारी सोच वैज्ञानिकवाद होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें चाहिए हम ज्ञान अर्जित करें और जो है पुरानी और वैज्ञानिक सोचों को छोड़ के नई वैज्ञानिक सोच अपनाएं। 9 पॉइंट है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तो और हिंसा का त्याग करना। सार्वजनिक संपत्ति है, चाहे रेल हो, चाहे डाक हो, शासकीय बसें हों, स्कूल हों, कॉलेज हों, बैंकें हों, तो इन सभी की सुरक्षा करना हमारा दायित्व होना चाहिए। हमने देखा है कि जरा सी बातों पे हड़ताल शुरू हो जाती हैं और इन्होंने हम बसों को तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। तो इस तरह जो हम नुकसान कर रहे हैं वो जो है कि देश का नुकसान तो है ही, साथ में हमारा खुद का नुकसान है। तो इस तरह की गतिविधियाँ हमें संलग्न नहीं होना चाहिए किसी को भी। 10वां पॉइंट है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में श्रेष्ठता प्राप्त करने का प्रयास करना। हर व्यक्ति का यह प्रयास होना चाहिए कि वह जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है तो उसमें श्रेष्ठता प्राप्त करे। इस प्रकार व्यक्ति स्वयं तो अपना विकास करता ही अपना जो है, इस अपना विकास करने के साथ साथ वो देश का भी विकास कर सकता है, देश को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकता है। इसके बाद लास्ट जो हमारा जो पॉइंट है 11वां, ये 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ। उसमें ये जोड़ा गया है कि हर अभिभावक का ये कर्तव्य होगा कि अपने 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय में भेजें। ये जो 11 मूल कर्तव्य हैं, इन कर्तव्यों को हर देश के नागरिकों को पालन करना चाहिए। हर देश के नागरिक करें या ना करें, लेकिन जो भारतवासी हैं, संविधान उनसे अपेक्षा कर रहा है, उन सभी को इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और कर्तव्य के पालन करने से ही हम अपने देश को समृद्धशाली बना सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि जितने एडवांस कंट्री हैं, जितने विकसित कंट्री हैं, उन सभी देशों में नागरिक जो हैं अपने कर्तव्यों का बहुत बखूबी पालन कर रहे हैं। अभी मैंने कहा कि वो पालन करें या ना करें, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी नागरिक चाहे किसी भी देश में हो, देश जो उनसे जो अपेक्षा करता है उन कर्तव्यों को अपनी इच्छा से उन्हें पालन करना चाहिए, और तभी वह देश समृद्धशाली और मजबूत बन सकता है। जितने भी आज विकसित देश हैं, वो जो विकसित हुए हैं, उनमें उन नागरिकों का बहुत बड़ा कर्तव्य है। उन्हीं के प्रयासों से ये देश आज वो विकसित हो पाए। जिस देश में नागरिक वो अपने कर्तव्य का अधिकारों से पहले ज्ञान होगा, वो देश उतना ही समृद्धशाली होगा। ये इस प्रकार से हमारा ये सेकंड लेसन पूरा हो गया। इसमें हमने मूल कर्तव्य,
ये नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं। इसके अलावा जो है मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशकों, इनका सभी का अध्ययन किया।